नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में इस बार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी और मोदी जी को घेरने की ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें बीजेपी के लिए खुद को संभाल पाना शायद मुश्किल होता जा रहा है। पीएम मोदी ने कई चुनावों में सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश की और उसमें सफलता भी हासिल की। सहानुभूति वोट यानी सिंपैथी वोट और उसमें वो सफलता हासिल करते आए हैं। वो अपनी हर आलोचना को इस तरह जनता के सामने पेश करते हैं मानो सारा जमाना उन्हीं का दुश्मन बना बैठा है और सिर्फ वो बेचारे की तरह हैं। उन्होंने खुलकर कहा था कि गालियां उनके लिए न्यूट्रिशन की तरह होती हैं, यानी उन्हें जितना कोसा जाएगा, जितनी गालियां दी जाएंगी, जनता से उतने ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे। कर्नाटक में भी मोदी जी ने यही फॉर्मूला चला और कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार 91 टाइम्स गालियां दी हैं। परसों की बात है, सुन लेते हैं। आप लोग सुन चुके होंगे, बोर हो जाते हैं आप लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि बात गालियों की निकली है और आगे चर्चा को बढ़ाना है, एक बार सुन लेते हैं। सुनिए। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन मोदी जी के लिए इस बार ये दांव सेल्फ गोल जैसा साबित हो रहा है, क्योंकि पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी ने मोदी जी के सामने चुनौती पेश कर दी है। कल बागलकोट जिले में एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए मोदी जी आपको। प्रियंका ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की भी सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है, उसके बारे में आप कुछ भी क्या कहें। आइए सुन लेते हैं प्रियंका गांधी ने कल क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये थी प्रियंका गांधी। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कर्नाटक आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं।
मोदी जी बताइए, आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया और राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए क्या करेंगे। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है बल्कि कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हैं कांग्रेस ने आपको 91 बार गोली दी, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं आप कि आपने कर्नाटक के लिए क्या कुछ किया है, कर्नाटक को क्या कुछ दिया है। सुनिए, राहुल गांधी आज थे कर्नाटक में, 3 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया और लगातार मोदी जी पर वार करते हुए नजर आए। सुनिए राहुल गांधी को। आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले बार आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। और दूसरी बात, जैसे हम यहां आते हैं, हम भाषण देते हैं, हम अपनी नेताओं के बारे में बात करते हैं। सिद्धरमैया जी ने क्या किया, डी तक नहीं लेते हो। आप येदियुरप्पा जी का नाम तक नहीं लेते हो। आपके भाषण सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बारे में होते हैं। 1-2 बार आप येदियुरप्पा जी का भी नाम ले लीजिए, बोम्मई जी का भी नाम ले लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। तो राहुल गांधी का सीधा हमला आप सुन रहे थे, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से दरअसल ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसका जवाब देने में उन्हें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी कर्नाटक में अपने कामों पर नहीं बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे और कांग्रेस की बुराई के आधार पर वोट मांग रही है। आज बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी यही दिखा कि बीजेपी एक बार फिर लुभावने वादों से जनता को बहला रही है। प्रजाध्वनि नाम के घोषणा पत्र में, जी हां, प्रजाध्वनि इस नाम के, जो अभी पिक्चर आप देख रहे हैं, प्रजाध्वनि नाम के घोषणा पत्र में गरीबों को साल भर में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर से लेकर आधा लीटर, जी हां, ½ लीटर नंदिनी दूध तक देने का वादा किया गया है। नंदिनी दूध। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, याद है ना आपको, अब उसी की बारी कहते हैं लोग। तो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका भी दांव बीजेपी ने चला है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अमूल और नंदिनी विवाद के बीच नंदिनी के पार्लर पर जाकर इसे कर्नाटक का गौरव बता दिया था, जिससे बीजेपी फंस गई थी, क्योंकि बीजेपी पर आरोप है कि वो अमूल को नंदिनी पर थोपने की कोशिश कर रही है, जबकि अमूल और नंदिनी के दूध की कीमत में कम से कम 10 रुपए का अंतर है। अब बीजेपी आधा लीटर नंदिनी दूध मुफ्त देने की जो घोषणा बीपीएल परिवारों के लिए कर रही है, उससे यह साफ समझ में आ रहा है कि राहुल की चुनौती में बीजेपी फंस गई है। वैसे भी बीजेपी के लिए इस बार जीतना बहुत मुश्किल है। कई ओपिनियन पोल और सर्वे यही बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता से जा रही है। कर्नाटक की सत्ता की बात कर रहा हूं। बीजेपी के लिए एक और चुनावी राज्य छत्तीसगढ़, जहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होना है, कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल बहुत मजबूती के साथ वहां अगला चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और उसी छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए एक बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ी बुरी खबर कह सकते हैं, वो आई है। यहां उसके वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कल शाम को उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। बड़े जनाधार वाले नेता का कांग्रेस ज्वाइन करना, दोस्तों, ये बताता है कि सियासत का पहिया अब बीजेपी के लिए उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। जी हां, सियासत का पहिया बीजेपी के लिए अब उल्टा घूमना शुरू हो चुका है।
तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल रही चुनौतियों का सामना मोदी जी कर पाएंगे? क्या कर्नाटक से निकलता सियासी संदेश देश के बाकी राज्यों में पहुंचना शुरू हो गया है? और क्या सचमुच बीजेपी का पहिया उल्टा घूम रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जरा ले आइए हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों को। और आप देख रहे हैं इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद एक और साथी जुड़ेंगे और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, आप सबका भी इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिल्ली और आसपास का मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है, लेकिन सियासी पारा दूसरी तरफ चढ़ता जा रहा है और वो है कर्नाटक। दिल्ली में भी एक पारा चढ़ा हुआ है, वो जंतर मंतर पे, उसकी चर्चा आप लोग कर ही रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं। कल शाम को भी हमने आपको लेट ही सही, देर ही सही, लेकिन आप लोगों को वहाँ की तस्वीर दिखाने की हमने कोशिश की थी। लाइव आपके बीच हम आए थे। आज सीधा जंतर मंतर से लेकर कर्नाटक तक, और खासकर कर्नाटक में चूंकि बहुत गहमा गहमी, एक तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र और दूसरी तरफ राहुल गांधी की चुनौतियां, राहुल गांधी का वार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्या ये चुनाव सचमुच सेमीफाइनल होने जा रहा है? कहा यही जा रहा था कि अगर राहुल गांधी पहुंचेंगे या प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और इधर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो ये तय मानिए कि ये चुनाव कर्नाटक का नहीं बल्कि देश का हो जाएगा। हो वही रहा है शायद। आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। किस रूप में देखा जाए कर्नाटक के चुनाव को? क्या सचमुच ये सेमीफाइनल है, उसी रूप में देखा जाए? और अगर सेमीफाइनल है तो यहाँ बहुत मुश्किल में बीजेपी दिखाई दे रही है। आगे की तस्वीर क्या कुछ होगी? प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। देखिए राजीव जी, ये सेमीफाइनल नहीं, ये नॉकआउट राउंड है। इसमें नॉकआउट होने वाला है। और देखिए आपके इसी चैनल में मैंने कई बार ये निवेदन किया है और मैं अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बीजेपी के बहुत बड़े नेता जैसे नंद कुमार साय जो हैं, बहुत बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं। अब सोचिए, प्रदेश के अध्यक्ष रहे नंद कुमार साय बीजेपी छोड़ के, और जो संस्थापक सदस्य रहे हैं जगदीश शेट्टार, अभी तो आप देखिएगा किस किस तरह के लोग आएंगे। लोग परेशान हैं। और जो देखिए माननीय मोदी जी ने कहा कि उनको 91 बार गाली दी गई। मैं आपको सच बताता हूं, बताना नहीं चाह रहा था लेकिन बताना पड़ रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग जब से इन बेटियों के साथ अनाचार और अत्याचार हो रहा है पिछले 8 दिनों से, वही आरएसएस बीजेपी के जो बहुत बड़े प्रशंसक थे रोज 100 गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से, मोदी जी की वजह से उनकी प्रतिष्ठा गिर रही है। अपनी बेटियों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, वो अपनी बहनों को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और मैं कई बहनों से मेरी बात हुई, बेटियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जो भाई जंतर मंतर जाके इन बच्चियों के साथ नहीं खड़ा होगा, अगली बार उनसे राखी नहीं बंधवाऊंगी मैं। देखिए आप भी राजीव जी वहां गए हैं, मैं भी 2 बार गया हूं। उन बेटियों की क्या दुर्दशा कर दी है दुष्टों ने। मैं इनको दुष्ट कह रहा हूं। देखिए ऐसा तो मैया सीता के साथ रावण ने भी नहीं किया था। कोमल बेटियां जिन्होंने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, इन बेटियों के साथ कितना। और मैं आपको बताऊं राजीव जी, वहां मुझे कई बच्चे ऐसे मिले जिनके मोबाइल चोरी हो गए, जिनके पर्स चोरी हो गए। राजस्थान से आए थे, कोई मध्य प्रदेश से आया था। वो कह रहे हैं रात में सोने के लिए गद्दा नहीं है, जाने के लिए टॉयलेट नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली काट देते हैं। इसके बावजूद वो बच्चे जुटे हुए हैं, यंग बच्चे हैं, सब 20 से 30 साल की उम्र के। देखिए जिस प्रकार का अनाचार। और देखिए माननीय मोदी जी तो वहां 50 किसानों ने काले झंडे दिखा दिए थे, तो वहां के मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिख दिया था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। अरे हम जानते थे कि मोदी जी एक सशक्त नेता हैं। आपको याद होगा राजीव जी, इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी, क्या आपने राजीव गांधी की आंखों में आंसू देखे थे? जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की आंखों, क्योंकि देश का बड़ा नेता रो नहीं सकता, ये उसकी मजबूरी है। वो देश के सामने जिस दिन रो दिया, जिस दिन उसकी आंखों से आंसू गिर गए, देश रोने लगेगा।
और माननीय मोदी जी हर जगह रोने लगते हैं, वो अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। अरे इतने कमजोर प्रधानमंत्री, कभी तो इतना अपना सीना पटक के लोकसभा के अंदर कहते हैं कि मैं अकेला सबसे लड़ जाऊंगा, अकेला सबसे लड़ जाऊंगा, जरासंध की तरह अपनी छाती ठोकते हैं, और दूसरी तरफ जो कोई कुछ कहता है तो रोने लगते हैं। अरे देखिए, वास्तविकता में गाली और प्रशंसा, और 91 गाली मिली है केवल आपके पिछले 10 साल में। अरे हम जैसे शिक्षक, एक साधारण शिक्षक को व्हाट्सएप और फेसबुक पे भक्त लोग दिन में 100 गाली देते हैं और हम उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो गालियां हैं ये हमारे के लिए प्रेरणादायक हैं। अगर मोदी जी को अच्छी लगते हैं तो उसका संदर्भ क्यों ले रहे हैं? अरे उसको स्वीकार करें, और अगर और बढ़ने से उनकी सत्ता बढ़ती है तो मैं उनके प्रशंसकों से कह दूंगा कि भैया 100 गाली व्हाट्सएप और फेसबुक पे और दो, मोदी जी की शक्ति बढ़े। मैं तो ना गाली दूंगा ना उनकी प्रशंसा करूंगा। मैं तो राष्ट्रभक्त आदमी हूं, लेकिन बेटियां जिस प्रकार से आहत हैं, और कर्नाटका में अगर कर्नाटक के लोग अपनी बेटी और मां, जन्म अगर उन्होंने अपनी मां का दूध पिया है, अगर वो बीजेपी को वोट देंगे और उनको जिताएंगे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कर्नाटक वालों से, हाथ जोड़ के पैर छूने के लिए उनके तैयार हूं। जो मेरे बेटियों के अनाचार और अत्याचार कर रहा है, अगर आप इनको वोट करते हैं तो आप भारत में रहने के योग्य नहीं। अगर कल ये बेटियों को न्याय दे दें, उनको अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला के और ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल भेज दें, तब इनको वोट देने की सोचिएगा। जब तक ये सिंह साहब जेल नहीं जाएंगे और जब तक बेटियों का मान सम्मान और उनकी आन बान शान नहीं बढ़ेगी, अगर ये कर्नाटक वासी वोट देते हैं तो मैं कर्नाटक वासियों से रुष्ट हो जाऊंगा। जी, कर्नाटक में लेकिन बहुत कुछ अभी चल रहा है, और कर्नाटक की तस्वीर हम कल से सीधे बेंगलुरु और अलग अलग राज्य के अलग अलग जगहों से हम लाइव शाम को जुड़ेंगे। उसके अलावा दिन भर की गतिविधियों पर चर्चा तो होगी ही। तो कल से हमारी टीम कर्नाटक में है, बेंगलुरु पहला दिन, उसके आगे फिर आगे और लगभग सप्ताह भर हम वहीं रहने वाले हैं। कर्नाटक की तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय शंकर सिंह जी, रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, और आप सब इनसे मिल चुके हैं। आपका स्वागत करता हूं विजय शंकर सिंह जी, और आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। किस रूप में देखते हैं रविकांत जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 91 बार की बातें दोहराना कि मुझे गालियां दी जा रही हैं? गौर किए होंगे कि अभी राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने 91 बार गाली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, और लेकिन प्रधानमंत्री जी गाली जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सही बात यहाँ कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि अगर जो प्रमुख है वही रोने लगे, जिसके हाथ में देश की बागडोर है वो रोने लगे, उसके आंख में आंसू आ जाए, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? ये लोकतंत्र है, मैं राजा प्रजा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जनतंत्र है, जनता है, चुन करके आपको बैठाया है वहां तक, और इसलिए नहीं बैठाया कि आप भावुक हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप डरते हैं, आप जो है वो सिंपैथी वोट गेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। ये कितना उचित है? क्या इस लोकतंत्र में इससे प्रधानमंत्री जी के इस तरह के भाषणों को प्रधानमंत्री की मजबूती माना जाएगा या कमजोरी? किस रूप में देखते हैं आप इसको, क्या माना जाए? देखिए राजीव जी, न तो ये उनकी मजबूती है और न कमजोरी है, ये दरअसल वो नाटकीयता है जिसके जरिए वो इस देश के लोगों को गुमराह कर लेते हैं। और थोड़ा सा अगर ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं तो जर्मनी का हिटलर वो माहिर माना जाता था लोगों को भावुक कर देने में अपने भाषण के जरिए, और वो जिस तरह की नाटकीयता उसके पूरे एक्सप्रेशन में होती थी, वो रोता भी था और वो भावुक भी होता था, वो लोगों से कनेक्ट करने की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता था जिसके जरिए उसने जर्मनी को जहां पहुंचा दिया, वो जर्मनी का इतिहास नहीं याद करना चाहता। खुद जर्मन लोग उस समय के इतिहास को याद नहीं करना चाहते। जर्मनी के हालात ये है कि अगर आप वहां कह दें कि आप राष्ट्रवादी हैं क्या, तो उनको लगता है कि यह गाली है हमारे लिए। नरेंद्र मोदी जी जब ये कर रहे हैं तो उसमें वही भावभंगिमा दिखाई पड़ती जो कभी हिटलर की होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है
कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पलटवार किया है और खासकर प्रियंका गांधी ने, हम लोग लगातार विश्लेषण जो करते हैं और राजनीतिक लोगों के एक्सप्रेशन को देखते हैं, प्रियंका गांधी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है अगर आप उसको देखें तो हिमाचल की जीत के बाद वो लगता है कि वो एक लंबी जीत, यहां बड़ी जीत दोहराने जा रही है कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी की उसमें बड़ी भूमिका होने जा रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप देखिए, वो हवाइयां उड़ रही हैं। उनको लग रहा है कि ये जो दक्षिण का प्रवेश द्वार है, क्या उसके भी दरवाजे बंद होने जा रहे हैं और ये सेमीफाइनल है विशुद्ध रूप से। बल्कि 2024 के चुनाव की शुरुआत इसको आप कह सकते हैं कि यहां से बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखेंगे और उसमें बीजेपी के विकेट भी गिरेंगे। अभी जो नंद कुमार साव जो आए हैं कांग्रेस पार्टी में, जगदीश शेट्टार ने खुद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, ये क्या संदेश है? इन संकेतों के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो कभी नरेंद्र मोदी नाम की शख्सियत होती थी और उनके जरिए लोग उनके नाम पर केवल वोट देते थे, उनकी अपील पर वोट करते थे, अब वो अपील बेहद कमजोर हो चुकी है और नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वो दरक चुकी है, दरक रही नहीं है, दरक चुकी है बहुत कुछ। क्योंकि जो गोयबल्स कहता था कि अगर 100 बार हम झूठ बोले तो वो सच लगने लगता है, लेकिन इस देश में आप इतना झूठ बोल चुके हैं कि हर व्यक्ति जानने लगा है। वो कैसे भरोसा कर लेगा कर्नाटक का व्यक्ति कि आप नंदिनी दूध हमको देंगे आधा लीटर, या कैसे आप गैस सिलेंडर हमको फ्री देंगे? उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने वादा किया था ना, कौन भूल जाएगा कि हर दिवाली और होली पर एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। मिला क्या? 15 करोड़ का आपने वादा किया था, मिला क्या? 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया था, मिला क्या? 15 लाख आपने तो वादा यह भी किया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हुई क्या? ये ऐसे सवाल हैं जिसके जरिए मुझे लगता है कि अब जो जनता है कर्नाटक की हो या पूरे देश की, वो इस सच को समझने लगी है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो कतई नहीं करते। और इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ये उसके लिए सबसे बड़ा चुनाव है अब तक का। और कांग्रेस पार्टी तो गेन कर रही है और वो आप राहुल गांधी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस, प्रियंका गांधी के चेहरे पर कॉन्फिडेंस से समझ सकते हैं। जी राजू जी बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। अमलेंदु जी, किस रूप में आप देखते हैं प्रियंका गांधी का जो वो भाषण है मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और जो कॉन्फिडेंस जो शुरुआत में हम लोगों ने उस भाषण को हम लोगों ने कल के लाइव कार्यक्रम में भी आप लोगों के बीच हम सुनाने की कोशिश किए थे। आज एक बार फिर से जो साथी बाद में जुड़े हैं शायद नहीं सुने हों, एक बार फिर से प्रियंका गांधी के उस भाषण को आपके बीच रखते हैं और मील का पत्थर कैसे साबित हो सकता है, ये इसी सवाल के साथ हम आएंगे फिर अमलेंदु उपाध्याय जी के पास में। लेकिन सुनते हैं प्रियंका गांधी ने कल क्या कुछ कहा था, सीधा वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। और आज राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आप सिर्फ गिनते रहिए 91 बार, लेकिन आप यहां आके बताइए कर्नाटक के लोगों को कि आपने पिछले 3 साल में क्या कुछ किया और अगले 5 साल में क्या कुछ करने जा रहे हैं। क्या 3 गैस सिलेंडर जो साल में देने का वादा कर रहे हैं वो वादा उस हिसाब से कर रहे हैं जैसा आपने उत्तर प्रदेश में किया था, जो अभी कह रहे थे हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, या कुछ और है, चुनावी सिगुफा है? चलिए सुनते हैं प्रियंका गांधी को। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने,
हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी का ये भाषण क्या सीधी चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? अगर सीधी चुनौती है तो क्या ये चुनौती 2024 तक जा रही है? समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीधी चुनौती है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक होता यह था कि प्रधानमंत्री जाके रोते थे और कांग्रेस भी जो थी वो दबाव में आ जाती थी, प्रधानमंत्री तो रो रहे हैं, और अपने नेताओं से माफी मंगाने लग जाती थी। अब जो पलटवार हुआ है तगड़े तरीके से और कहा गया कि प्रधानमंत्री तुमने जितनी गालियां दी हैं, तुम्हारे लोगों ने जितनी गालियां दी हैं, अगर हम उनकी लिस्ट बनाएं तब क्या होगा। मतलब प्रधानमंत्री ने जितनी बड़ी गाली जो है सदन के अंदर खड़े होकर के दी है राहुल गांधी को, क्या उससे बड़ी गाली प्रधानमंत्री को किसी ने दी है आज तक? और राजीव जी, प्रियंका गांधी कह रही थी कि 70 मतलब उन्होंने पहला प्रधानमंत्री देखा है। पहला नहीं, पहला और आखिरी ऐसा प्रधानमंत्री है जो आकर के रोता है कि मुझको गाली दी। अच्छा, बड़ी बड़ी मजे की बात यह है कि 700 किसान मर गए, उनकी कोई लिस्ट नहीं है सरकार के पास। आंदोलन में जनता मंतर में बच्चियां बैठी हुई हैं, उनकी कोई लिस्ट नहीं है सरकार के पास। लेकिन प्रधानमंत्री को गालियां दी, वो 91 गालियों की लिस्ट है प्रधानमंत्री के पास। तो ये प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करके आई, 91 गालियों की लिस्ट बना पाए अब तक 9 सालों में। ये प्रधानमंत्री से सवाल होना चाहिए कि भाई आप अब तक कर क्या रहे थे? सिर्फ गालियों की ही आप लिस्ट बना रहे थे और कुछ काम नहीं था आपके पास क्या? मुझे लगता है राजीव जी की जिस तरीके से अब कर्नाटक से लड़ाई शुरू हुई है, प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और प्रियंका गांधी भी मजबूती के साथ पहुंची है, राहुल भी जिस तरीके से स्थानीय मुद्दों पर घेर रहे हैं खास तौर से। अब आप देखिए कि आज मजबूर हुए ना घोषणा करने के लिए, जिस नंदनी को हड़पना चाहते थे उस नंदनी का दूध बांटेंगे। अब ये घोषणा करने के लिए बाध्य हुए। हालांकि बकौल अमित शाह जी ये सब जुमले हैं, क्योंकि जुमले की कहे जाते हैं सब चुनाव से पहले, तो ये जुमले हैं ये। अब जैसा उत्तर प्रदेश में बोल के आए थे कि सिलेंडर मिलेगा तो जुमला था, वो जुमला साबित हो रहा है। तो ये भी जुमले हैं जो वहां किए जा रहे हैं सारे। और आप देखिए 70 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जरा सी बारिश होती है और पूरा बेंगलुरु डूब जाता है बिना मानसून के। ये भी 70 सालों में पहली बार हो रहा है। कब हो रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कर्नाटक में। तो राहुल गांधी अगर सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक के लिए क्या किया है, तो ये जवाब तो देना होगा कि बेंगलुरु डूबता क्यों है बिना मानसून के भी, बारिश अगर हो जाती है। तो ये जवाब नहीं है चूंकि प्रधानमंत्री के पास ना भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इसलिए आकर के अपना जो है वो आकर के मुझको गाली दी। अरे ठीक है भाई, आपको गाली दी तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए कोई आपको गाली दे। ये भी कहा जा सकता है, कहने वाले ये भी कह सकते हैं भाई आप ऐसा काम क्यों करते हैं। तो कहने के लिए किसी का कुछ मुंह नहीं रोका जा सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। लोकतंत्र हर कोई कुछ भी कह सकता है। जैसे प्रधानमंत्री किसी के लिए कुछ कह सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल सकता है कुल मिलाकर के। लेकिन राजीव जी, जो कुल मिलाकर बातें हैं वो यही है कि असली मुद्दों पे बात होगी कि नहीं होगी। तो 40% कमीशन की बार जो बात उठ रही है कर्नाटक के चुनाव में, उसमें प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सवाल यह है भाई, जब प्रधानमंत्री का नारा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो कर्नाटक में वो नारा है कि नहीं है? प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर के उस 40% कमीशन की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? कि किस तरीके से एक स्वयंसेवक जो है वो चिट्ठी लिख करके मर गया कि 40% की उससे कमीशन की मांग की जा रही, उसने आत्महत्या कर ली। प्रधानमंत्री उसकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे? छोड़िए आप दुनिया की बात कि प्रधानमंत्री जो है कांग्रेस की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, जनता मंतर में बैठी बच्चियों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, 700 किसान मर गए उनकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे, बेंगलुरु क्यों डूब रहा है उसकी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन जो एक स्वयंसेवक मरा है, आत्महत्या की है, जिसने चिट्ठी लिख करके मरा है, उसकी बात प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाकर करेंगे कि नहीं करेंगे? सवाल तो ये है, प्रधानमंत्री को इसके जवाब दे होंगे। तो इस तरीके से जो है राजीव जी, अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और कांग्रेस भी इस चीज को समझ गई है कि प्रधानमंत्री का जवाब जो है वो बैकफुट पर जाकर के नहीं दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से अब आना पड़ेगा इस मोर्चे पे
कि उनके जो जिस तरीके की भाषा है उस भाषा पर तो नहीं, लेकिन उनके जो लगाते हैं वो आरोप, उनके जवाब जो है वो तो देने ही होंगे। तो वो एक जब लड़ाई अब शुरू हुई है तो मुझे लगता है कि अब ये एक दिलचस्प मोड़ में पहुंचेगी और निश्चित तौर पे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके लग रहे हैं। और ये कर्नाटक से जो शुरू होगा मामला ये 2024 तक जाएगा और कर्नाटक जो एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो 2024 के लिए दिखेगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि 2024 की लड़ाई जो है वो कर्नाटक से शुरू हो चुकी है। ये सेमीफाइनल हो या ना हो, लेकिन 2024 की एक बुनियाद जो है वो जरूर रखी जा रही है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी जीते या हारे, कांग्रेस जीते या हारे, लेकिन 2024 के चुनाव की बुनियाद जो है वो कर्नाटक के चुनाव से रखी जा रही है। मुद्दे भी यहां से तय हो रहे हैं, भ्रष्टाचार भी यहां से तय हो रहा है, राष्ट्रवाद भी यहां से तय हो रहा है, सब चीजें अब यहीं से तय हो रही है। और मुझे लगता है कि यहीं से जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतों का पहाड़ जो है वो शुरू हो रहा है। नंद कुमार साय ने जो है चुनाव से पहले जिस तरीके से शुरुआत की है कर्नाटक के चुनाव से पहले, मुझे लगता है 2024 तक जो है ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर संकटों का दौर जो है वो अब शुरू होने वाला है। राजीव जी, अच्छे दिन तो चले ही गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे दिन तो चले गए, लेकिन ये दौर जो है वो शुरू हो रहा है। और दौर क्या, इंदौर तक पहुंचेगा। इंदौर में हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं। इंदौर मतलब मध्य प्रदेश और बगल में पड़ोसी राज्य या कहें तो मध्य प्रदेश से ही निकला हुआ राज्य छत्तीसगढ़, जहां भाजपा के कभी राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार के सांसद, बहुत पढ़े लिखे आदिवासी नेता, विधायक, मंत्री, वो भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ अगर थाम लेते हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। और यही गड़बड़ तो उधर कर्नाटक में है। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद शुरुआत होगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। तेलंगाना भी बगल में है, मिजोरम भी है, लेकिन तेलंगाना मिजोरम को किनारे रख दिया जाए, 1-to-1 डायरेक्ट फाइट अगर है तो इन 3 राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। और क्या फिर जैसा कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि ये सेमीफाइनल नहीं, ये सीधा नॉकआउट मुकाबला है 2024 का। अगर नॉकआउट मुकाबला है तो फिर तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी गया। राजीव जी, मेरी बात अमलेंदु जी कह चुके हैं, मैं भी वही बात कहना चाहता हूं, अमलेंदु जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं। कल माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात कही थी, 100वां एपिसोड था। यह पहला कार्यक्रम है देश का जो रेडियो पे बजता है लेकिन टीवी पे दिखाया जाता है। और आश्चर्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री ये बात कल मन की बात में कह सकते थे कि भाई मुझे 91 गालियां पड़ी। ये बात कहने के लिए वो दिल्ली से हवाई जहाज में बैठे कर्नाटक गए और कर्नाटक में जाके उन्होंने जो महान राष्ट्रीय बात कही वो ये कि मुझे 91 गालियां मिली। अरे भाई, मन की बात पे कह देते, कहीं और कह देते। ये बात कहने के लिए दिल्ली से कर्नाटक आने की क्या जरूरत है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे। दूसरी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री 40% के जवाब में बार बार कहते हैं, हर बार कहते हैं कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं ये बताना भूल गए कि लोग 1 करोड़ गालियां देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री तक केवल 91 गालियां पहुंचती, तो बाकी गालियां कहां चली जाती है, ये वो व्यक्ति ने नहीं बताया कि कहां चली गई गालियां। तीसरी बात यह कि अब ये देश उस मोड़ पे आ चुका है जब लोग नौकरी बचाने के लिए रेडियो सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं। ये सब पहले इतिहास में कभी नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में जो बात कही वो मुद्दे प्रधानमंत्री जी कहने से घबराते हैं। वो कर्नाटक जाकर अपना रोना रोते हैं, अपना दुखड़ा रोते, कह रहे मुझे गालियां दे दी अम्मा, मुझे पड़ोसी ने पत्थर मार दिया, इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आप बताइए कर्नाटक में आप यहां के नेताओं की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक की जनता की बात क्यों नहीं करते, कर्नाटक के लोगों के विकास की बात क्यों नहीं करते। और हर बार डबल इंजन की बात करते हैं, जबकि डबल इंजन की सरकार एक पूरा धोखा है। जिन जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां आप देखेंगे, अगर आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए जीएसटी के, जो जीएसटी की वसूली हुई है उन राज्यों में पैसा नहीं पहुंचा। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले नीचे से ऊपर तक दबा दिए गए। जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां ईडी,
सीबीआई वगैरह भ्रष्टतम लोगों के पास नहीं पहुंचता। तो ये डबल इंजन की सरकार इस देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। ये डबल इंजन की सरकारें होनी ही नहीं चाहिए। हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। पूर्वोत्तर की अलग चुनौतियां हैं, मिजोरम की अलग चुनौतियां हैं, कर्नाटक की अलग चुनौतियां हैं। तो ये क्या बात। एक और बात, जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों का कद आप पाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा है। चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो, जहां जहां गैर बीजेपी की राज्य सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्रियों का कद देखिए, और जहां डबल इंजन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के देश के कैबिनेट मंत्रियों का कद देखिए। उनका एकमात्र काम है हर ट्वीट को जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से होता है उस ट्वीट को रीट्वीट करना और जय जयकार करना। तो यह सब बताता है कि डबल इंजन की सरकार कितना बड़ा धोखा है। इस बारे में भी कांग्रेस को मुद्दा उठाना चाहिए कि जो बार बार डबल इंजन कहते हैं, डबल इंजन एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। डबल इंजन कुछ भी नहीं है। संविधान में प्रोफेसर अखिल स्वामी बार बार कहते हैं ये बात कि संविधान में इसी कोई व्यवस्था नहीं कि डबल इंजन की सरकार बहुत बड़ी कोई बात है, अच्छी घटना है। लेकिन फिर वही बात है, दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दे हैं ही नहीं। बात किस पे करें? वो ये तो बता नहीं सकते कि नोटबंदी में कितने लोग मरे, उनकी लिस्ट किसी ने भेजी नहीं, या कोरोना काल में कितनी मौतें हुई अकाल मृत्यु, वो उसका आंकड़ा किसी ने प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचाया, या कोरोना काल में जो मजदूर बेचारे भीड़ बनकर अपने अपने गांव की ओर लौटे और रास्ते में काल के गाल में समा गए, उनके बारे में कोई जानकारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं दी। हमारे प्रधानमंत्री को लोगों ने यही बताया, बार बार बताया कि अरे साहब आपको गाली दी जा रही है, और प्रधानमंत्री इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। प्रियंका गांधी ने यह बात बता दी कि अरे मोदी जी आप बताइए, बोली तो सही। और प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा कि एक प्रोफेसर को भी कितनी गालियां मिलती है इस देश में। हम और आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देखिए कितने लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें प्रेम पूर्ण संबोधन दे रहे हैं। तो ये सारी बातें बड़ी हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री मुद्दे को कहां ले जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हर बात पे यही कहना चाहते हैं कि देखियो मुझे गाली दे दी, मैं तो बहुत महान हूं। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार गुजरात में इतने साल से, गुजरात में आम गरीब आदमी का क्या भला। गुजरात में केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में हिंदी विश्वविद्यालय है, उसको कितने साल तक, 1.5 दशक तक उस विश्वविद्यालय को, केंद्रीय विश्वविद्यालय को सरकार ने जमीन आवंटित करने के बाद भी जमीन नहीं दी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। वहां का मुख्यमंत्री, वहां के कुलपति में ताकत ही नहीं कि वो कह सके कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय को जमीन आपने घोषित की है, जमीन आवंटित की गई है, जमीन पर कब्जा दीजिए। क्योंकि राज्यों में अगर डबल इंजन की सरकार है तो मुख्यमंत्री एक गूंगी गुड़िया से कम नहीं होता, एक पुतले की तरह होता है जिसका एकमात्र काम, आप देखते हैं गाड़ियों में और कई जगह गुड्डा होता है जो मुंडी हिलाता रहता है। तो मुख्यमंत्री का काम वही होता है कि मुंडी हिलाता है। और प्रदेश के अखबारों में जो पहले पीछे बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं उसमें सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मुखौटा का चेहरा वहां अंकित करवाता और बीच में अपना फोटो पीछे जी करते हो। तो ये सब, अब मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, बीच में 1.25 साल दूसरा इंजन लगा था, लेकिन जो घोटाले, बड़े बड़े घोटाले मध्य प्रदेश में, व्यापम घोटाले से लेके हनी ट्रैप जैसे घोटाले, भूमि घोटाले, उन सब घोटालों पर कोई जांच सीबीआई ने नहीं की। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले चलते रहे, जैसे अडानी साहब पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर हैं, मध्य प्रदेश के स्तर पर डी कंपनी है, तो दिलीप सूर्यवंशी जी नामक एक उद्योगपति, उनकी कंपनी है, और उस कंपनी को कितने फेवर हो रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का एक और अर्थ है, वो ये कि माननीय गृह मंत्री के बेटे जय शाह की तमाम कंपनियां या उनके शुभ चिंतकों की कंपनियां, कहा जाता है, इसकी कोई पुष्टि मैं अभी नहीं कर सकता, वो तो ईडी कर सकती है, कि उनके मित्रों की कंपनियां पूरे देश में जहां जहां बीजेपी की सरकार है
वहां बड़ी फल फूल रही है। बड़े बड़े ठेके, चाहे मेट्रो बनाने का काम हो, चाहे सड़कें बनाने का काम हो, चाहे बड़े अस्पताल, बड़े प्रोजेक्ट, वो सारे उन्हीं लोगों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का फायदा यह है कि जो दिल्ली में 2.5 लोग सरकार चला रहे हैं, उनका और उनके शुभ चिंतकों का सारा काम अच्छा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही जगह निशाना साधा है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी वो बात पकड़ ली है। और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि 40 के अंक से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बड़ी मोहब्बत है, बीजेपी के लोगों को बड़ी मोहब्बत है। 40%, 40 का अंक। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कर्नाटक के मतदाताओं से राहुल गांधी ने गुजारिश की कि मैं चाहता हूं कि आप लोग बीजेपी को कर्नाटक में 40 के आंकड़े तक सीमित कर दें और कांग्रेस को 150 सीटें दें, इसलिए दें ताकि बीजेपी के लोग पैसे से सरकार का अपहरण नहीं कर पाए, सरकार को किडनैप नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी के संदेश बहुत स्पष्ट है, साफ है। नरेंद्र मोदी से तगड़े जुमले वो सीख गए हैं और जनता की भाषा में बातें करते हैं। जनता की भाषा में उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा बताया। इन सब बातों से मुझे लगता है कि आप देखिए, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, कुछ बड़े चैनल हैं, उन्होंने एक चैनल ने तो गोदी मीडिया में बैठ के तैयारी शुरू कर दी किस तरह बीजेपी के पक्ष में आंकड़े बताए जाएं, जबकि दूसरे चैनलों ने स्पष्ट किया है कि बीजेपी की सरकार कर्नाटक में नहीं आने वाली। राजीव जी बिल्कुल, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें आप यहां रख रहे थे और साफ यहां दिखाई दे रहा है कि ये कर्नाटक का चुनाव देश का चुनाव हो चुका है, जहां प्रधानमंत्री पर लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वार कर रहे हैं। और न सिर्फ वार करना, बल्कि एक एक मुद्दे पे, जैसे 40 से ज्यादा सीट मत दीजिए और 150 सीट दीजिए कांग्रेस पार्टी को, और 40% की सरकार है, 40 सीट बीजेपी को दीजिए। ये 40 जैसा कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, यहाँ पे 40 का मतलब और 150 का मतलब ये भी राहुल गांधी समझाते हुए नजर आ रहे हैं और सीधी बात कह रहे हैं ताकि कोई खरीद न सके आने वाली सरकार को, छीन न सके सरकार को। यानी उन मुद्दों को भी उठाने की कोशिश, जिन मुद्दों के सहारे, जिस दम पर बीजेपी सरकार में कर्नाटक में आई। और उसके बाद मध्य प्रदेश में आप याद कीजिए कि 2020 बिल्कुल कोरोना पीक पे ताली वाली बजा चुके थे, उसके बाद भी सरकार गिरा दी गई। तो वो मध्य प्रदेश था और उससे पहले कर्नाटक। लेकिन अब क्या वैसा होने वाला है? अब प्रियंका गांधी का भाषण अगर ध्यान से सुनिए और राहुल गांधी के भाषण को ध्यान से सुनिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को उसके बाद ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां दबे हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ फ्रंट फुट पर कैसे खेल रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन इन सब से इतर, क्या यह चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक से अब बाहर निकल चुका है? समझने की कोशिश करते हैं विजय शंकर सिंह जी आपसे। क्या आपको लगता है? राज्य के चुनाव, विधानसभा चुनाव तो कई देखे हम लोगों ने, मध्य और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य का चुनाव, 403 सीटें विधानसभा की। लेकिन जो कुछ यहां हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, वो तो बिल्कुल वहां से सीधी हवा जो है वो दिल्ली तक। और क्या अब सियासी पहिया उल्टा घूमने लगा है? बीजेपी का उल्टा घूमने लगा है, और इस सियासी पहिया के उल्टा घूमने के कारण भी मैं एक छोटी सी बात शुरुआत में ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर रविकांत जी ने बहुत सही शब्द कहा, ये उनकी नाटकीयता है, निश्चित रूप से नाटकीयता है। और ये नाटकीयता लोग लंबे समय तक देखते आ रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि अब आप इस नाटकीयता से दूर हटने लगते हैं, आप बोर होने लगते हैं, क्योंकि आप उन मुद्दों से घिरे हुए हैं जिन मुद्दों से आपको ज़रूरत है। मुझे बाजार जाना है, मुझे सामान खरीदना है, सामान की महंगाई पीड़ित करती है, घर में लोग नौकरी की तलाश में हैं, गांव घर के लोग नौकरी की तलाश में हैं, वो हमें दिखते हैं। तो इन सब देखने के बाद फिर ये सवाल उठता है कि आपने 2014 के घोषणा पत्र में, जिसे आप संकल्प पत्र कहते हैं, और फिर 2019 के घोषणा पत्र में, जिसे भी पता नहीं कुछ नाम दिया होगा, और अब इन्होंने कर्नाटक का घोषणा पत्र दिया है। इन तीनों घोषणा पत्रों में कभी ये नहीं बताया गया
2019 के चुनाव में ये नहीं बताया गया कि 2014 के घोषणा पत्रों में क्या क्या पूरा किया गया, क्या नहीं पूरा किया गया, नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया और आगे क्या किया जाएगा। तो 2019 में एक पुलवामा हो गया था जिस पर अब और संदेह के बादल घिर गए हैं, और संदेह के बादल दिनों दिन और घिरते इसलिए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना, 40 जवानों की शहादत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और ये शहादत यदि सुरक्षा चूक के कारण हो तो निश्चित रूप से उस अधिकारी को या उस मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिसने सीआरपीएफ के एयरलिफ्ट की डिमांड के बाद भी अनुमति नहीं दी और फाइल लटकाए रखी, या सड़क से जाते हुए भी उसका सुरक्षा की व्यवस्था उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। सत्यपाल मलिक ने जो कहा है उसका कोई जवाब न गृह मंत्री दे रहे हैं, न रक्षा मंत्री दे रहे हैं, न प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और कोई नहीं कह। तो मेरा कहना है कि उसमें भी वो 2014 की बात नहीं आई थी, वो घोषणा पत्र की बात नहीं आई थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात नहीं आई थी, महंगाई कम होने की बात नहीं आई थी, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आज तमाम जुमले रह गए थे। वहां बात क्या उठी कि पुलवामा के शहीदों के नाम क्या आपका वोट नहीं आ सकता, और ये वोट उनसे मांगा गया तो नए लड़के वोट के लिए उस समय अर्हित हो गए थे। जैसे 18 साल के बाद वाले नए बच्चे जो वोट के लिए आ गए थे उनसे कहा गया था कि आपका वोट शहीदों के न जाए। शहादत, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान, ये हम लोग की मानसिकता को बड़ा टच करता है। भले ही खाने के लिए कुछ न हो लेकिन ये चीजें बड़ी टच करती हैं, और ये टच इसलिए करती हैं कि जो हमें लगता है कि हमारे इसका होना बहुत जरूरी है, खाना पानी नौकरी इसकी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें जब टच करती हैं तो इसका असर भी दिखता है। इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी या उनके थिंक टैंक आरएसएस ने समझ लिया। मैं आरएसएस और बीजेपी को अलग करके नहीं देखता हूँ, ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इसका हर महत्वपूर्ण निर्णय बिना आरएसएस की मर्जी के नहीं होता। ये मुझे इसका पता है, मैं इसको जानता हूं और आप सब लोग भी इससे अवगत हैं। तो ऐसी स्थिति में आरएसएस बीजेपी की जो कंबाइंड सरकार है ये इस पर नहीं जाती। दूसरी चीज बदलाव का ही कारण है कि प्रधानमंत्री जी को गालियां याद आ रही हैं। आप याद कीजिए नोटबंदी के तत्काल बाद उन्होंने क्या कहा था कि 100 दिन का समय दीजिए, नहीं तो जिस चौराहे पर बुलाइए मैं उस चौराहे पर आ जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री का कहना है। प्रधानमंत्री का तो कहना ये होता कि मैं सारी व्यवस्था ठीक करूंगा, चौराहे पर आने की क्या बात है। चौराहे पर उनको आना है, न उनके आने पर वहां कुछ होना है। लेकिन ये जरूर था कि उन्हें कहना चाहिए था कि कुछ गलतियां हो गई हैं, चाहे अधिकारियों से भी हो, चाहे रिजर्व बैंक से भी हो, चाहे प्रबंधन में हुई हो, चाहे नीतियों में हुई हो, उनको दुरुस्त किया जाएगा और इसको जल्दी सुधारा जाएगा। ये उन्होंने नहीं कहा। दूसरी चीज, अब वो 91 गालियों का कह रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे हम सब लोग सक्रिय हैं तो अगर उसका ही गणना कर ली जाए, अगर वो अपशब्दों को या आलोचना को गाली समझते हैं तो फिर रोज ही गाली होती है। लेकिन गालियों की परंपरा शुरू किसने की? गालियों की परंपरा तो शुरू तब हुई जब जवाहरलाल नेहरू जी के परिवार को, उनके खानदान को गयासुद्दीन नामक किसी आदमी से उससे जोड़ा गया कि साहब वो तो गयासुद्दीन की संतान है। वो चीजें खत्म हुई। गांधी जी को लेकर तमाम चीजें फैलाई गई, नेहरू पटेल को लेकर तमाम चीजें फैलाई गई। एक आईटी सेल गठित ही इसलिए हुआ कि वो रोज रोज गालियां दे। प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले इनकी गालियां आती थी, पहले इनके कमेंट आते थे, पहले इनका दुष्प्रचार आता था, उसका कोई खंडन कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से नहीं होता था। क्योंकि मुझे लगता था कि 2014 का चुनाव हारने के बाद चाहे नेतृत्व का संकट हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, कांग्रेस एक सकते की स्थिति में थी। वो बिल्कुल जैसे कि पहलवान गिर जाता है फिर सोच नहीं पाता कि हम उठे कैसे, तो लंबा समय उनको लग गया था। समस्या इनकी तब हुई है जब इनके जवाब का, जब इनके सवालों का जवाब तुर्की ब तुर्की मिलने लगा। जैसे ही उनका 91 गाली, तैसे ही प्रियंका गांधी ने कहा कि आपने हमें कितनी गालियां दी हैं, और जो गालियां दी गई हैं, जर्सी गाय कहा गया है, शशि थरूर के 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया है, जीजा जी कहा गया है, दीदी और दीदी कहा गया है, इस तरह की तमाम ऐसी बातें कही गई हैं जो किसी भी सभ्य समाज में नहीं कहनी चाहिए। अब रहा सवाल सिलेंडर का, जो 3 सिलेंडर की बात की जा रही है। बहुत सही सवाल उठाया आप सब मित्रों ने कि उत्तर प्रदेश में भी यहाँ होली और दिवाली पर सिलेंडर मिलने की बात कही गई थी, लेकिन ये नहीं मिला। मिला भी तो किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मिला होगा। मिला होता तो लोगों को पता होता। तो ये बार बार डबल इंजन की बात इसलिए कही जा रही है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरा ये कहना है कि डबल इंजन राज्य या डबल इंजन शब्द ही
संघवाद के खिलाफ है। संविधान में इसकी कहीं नहीं बात है। केंद्र में किसी की सरकार रह सकती है, राज्यों में किसी की सरकार रह सकती है। केंद्र में बराबर कांग्रेस की सरकार शुरू में थी, तभी बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, केरल में कम्युनिस्ट कांग्रेस बदलते बदलते रहते थे। लंबे समय से उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार है, तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, उसके पहले तेलुगु देशम की सरकार थी जब एनटी रामाराव आए थे तब से है। तो ये राज्य डीएमके तो बहुत लंबे समय से है। मैं समझता हूँ सर 40-45 साल से डीएमके बदलते रहते हैं। वहां तो कांग्रेस आई ही नहीं और बीजेपी का तो कोई वहां प्रश्न नहीं उठता। तो ऐसी स्थिति में डबल इंजन की सरकार केवल एक प्रकार की मूर्खता है और लोगों को बरगलाने और बहकाने की बात है। प्रकाश जी ने वो सही बात कही कि आपको गालियां याद हैं, लेकिन वो मुद्दे जो कर्नाटक को आज प्रभावित कर रहे हैं, नंदिनी वर्सेस अमूल का मुद्दा, 40% कमीशन का मुद्दा, बीजेपी के एक स्वयंसेवक की आत्महत्या, इस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। इसी कर्नाटक में चुनाव के दौरान पहले 8 करोड़ रुपया किसी भाजपा के नेता के यहां से पकड़ा गया था, उसकी फोटो खींची गई थी, जगह वायरल हुई थी। इतने रुपए की बरामदगी के बाद इनकम टैक्स और ईडी को सक्रिय हो जाना चाहिए था, लेकिन वो सक्रिय नहीं हुए। और यही एक सामान्य पत्रकार जो केरल के थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूं, उनको उनके खिलाफ 50,000 रुपए की बात थी जो दुबई से किसी ने भेजे थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया। आज शेल कंपनियों का पूरा इन्वेस्टमेंट है, वो ईडी को नहीं दिख रहा है, लेकिन और चीजें उनको दिख रही हैं। तो सीधी सी बात है कि कर्नाटक में अब इन्हें चुनौती मिलनी शुरू हो गई है और ये चुनौती भी दमदार मिल रही है, उसमें समय नहीं लग रहा है। जब तुर्की में तुर्की चुनौती मिलने लगती है तो जब आपने 8-9 साल तक कुछ किया ही नहीं है, जब कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप इम्तिहान में क्या देंगे? तो आप इसी तरह की बातें बताते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत बेचारे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप 8-9 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश के दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, और इस स्थिति में आप इतने बेचारे हैं कि आप गाली आप बात आपको कहनी पड़ रही है। आपको गाली को छोड़ कर बताना चाहिए था कि हमने देश के लिए ये किया, कर्नाटक के लिए ये किया, हमने इतने वादे पूरे किए, हमारे इतने वादे इसलिए नहीं पूरे हो पाए, लेकिन आप ये नहीं बता रहे। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि नेतृत्व की परख, चाहे वो पुलिस हो, फौज हो, आंदोलन हो या सरकार हो या कोई भी हो या प्रतिष्ठान कोई हो, उसके नेतृत्व की परख तभी होती है जब वो संकट में आए। हम लोग भी जब पुलिस में थे, नौकरी में, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छे अफसर है। उसकी परख तब होती है जब रात में दंगा छिड़ जाए या बहुत बड़ा क्राइम हो जाए और आप बिना टेंशन में आए उसको खोल लें और जनता को शांत कर दें, समझा दें, तब आपके नेतृत्व की परख है। लेकिन यहां बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे 20 जवान आर्मी के कर्नल संतोष के नेतृत्व में चीन के घुसपैठ में चीन द्वारा शहीद कर दिए जाते हैं और उसके 4 दिन बाद ही प्रधानमंत्री कहते कोई घुसा नहीं था। यही सवाल उठता है कि घुसा नहीं था तो मारा किसने? दूसरी बात, पुलवामा वाला मामला है। आप ऑक्सीजन का मामला देख लीजिए, कोविड में आप कहते हैं कि राज्यों से कोई मरा ही नहीं, जबकि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर मालूम है कि उसके आस पड़ोस में कोई न कोई मरा है। फिर ये कहते हैं कि साहब इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई राज्यों से इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो राज्यों को आपने कहा क्यों नहीं? आपको ये सब भूल गया, बस ये याद है कि आपको 91 गाली दी गई। तो मैं समझता हूं ये केवल एक भ्रम फैलाने की बात है, सिंपैथी लेने की बात है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अब इसका जवाब मिलने लगा है। और दूसरी चीज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता गए हैं, उसमें या तो अमित शाह जी जा रहे हैं या हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी जा रहे हैं, और कोई ऐसा नेता नहीं जा रहा। जा भी रहा है तो उनकी कवरेज नहीं मिल रही, क्योंकि यहां भी एक प्रॉब्लम है। अगर दूसरे नेताओं को कवरेज मिलने लगेगी तो इसमें भी प्रधानमंत्री का ईगो हर्ट हो सकता है, उन्हें तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ आपने अपने सर पर ले लिया है, जब आपने गालियां भी ले ली हैं, तो उसका जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा, और जवाब इसका लंबा सुनना पड़ेगा। क्योंकि जब एक बार लड़ाई छिड़ गई है और चुनाव एक लड़ाई होता है तो आदान प्रदान चलता ही चलता रहता है, चाहे शब्द बाण चले चाहे वास्तविक बाण चले, तो अभी लंबे समय तक ये चलेगा। और दूसरे प्रोफेसर अखिल जी ने बहुत सही बात कही कि कर्नाटक में नॉकआउट है, और वाकई नॉकआउट है, क्योंकि हमें जो भी खबरें मिल रही है, आप सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से मिल रही हैं, इससे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। अब आगे क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री या उनकी पूरी पार्टी इस समय
नर्वस की शिकार है, और वो अपने उनके चेहरे के हाव भाव से भी लग रहा है कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो कहीं न कहीं हिला हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आखिरी सेंटेंस आपके हैं उसमें नर्वस के शिकार हैं ये दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह। उसकी एक बानगी याद कीजिए, सैटरडे को जब हम लोग शो कर रहे थे तो सीधे बेंगलुरु से ई-डिना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे, डॉक्टर वासु, और वो कह रहे थे कि जितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ रहे हैं उतना ही कमज़ोर होती जा रही है भाजपा। यानी वहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी है। ये इनकम्बेंसी क्या गुल खिलाएगी ये देखना होगा। आना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, जो बात डॉक्टर बासु कह रहे थे उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। सैटरडे की बात है, इंग्लिश में बोल रहे थे, बहुत सारे साथी हमारे जो देख रहे थे छोड़कर चले गए थे शो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। एक बड़ा सर्वे ई-डिना ने किया है और उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी को 140 सीटें आ रही हैं, जबकि भाजपा 60 के नीचे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और हर जो विधानसभा है, हर विधानसभा में क्षेत्रवार जाकर के ये सर्वे है, और उसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से हम लोग परसों बात कर रहे थे इसी चर्चा के दौरान, यानी न्यूज़ पॉइंट में ही। सवाल यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना, अमित शाह का जाना और ऐसे तमाम नेताओं का जो मीडिया में कवरेज इन लोगों को मिलता था उसकी कमी दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो बात कह रहे हैं वो डायरेक्ट हिट करने वाली बात कर रहे हैं, और वहीं से शुरुआत होती है कि जहां भी अगर राहुल प्रियंका चले जाएं, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो ये चुनाव, कहा जाता है कि हर राज्य का चुनाव जो है वो केंद्र का चुनाव बन जाता है। तो कई सारे राज्यों के चुनाव हम लोगों ने देखे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, लेकिन ये कर्नाटक का चुनाव एक अलग अंदाज में लड़ा जा रहा है, अलग अंदाज में नैरेटिव सेट कर रहा है, और उसमें पहली दफा ये बात सुनने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री का जाना वहां भाजपा के हित में नहीं है, गृह मंत्री का जाना वहां भाजपा के हित में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए, जो डॉक्टर वासु ने जो बात कही थी उसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही थी कि ये सर्वे जो है वो लगभग 7 से 10 दिन पुराना था। तो इस पिछले 7-10 दिनों में स्थितियां और ज्यादा बदली हैं, और उनकी बात को प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है कि मुझे 91 गालियां पड़ी हैं, ये सब्सटेंशिएट करता है उनकी बात को कि उनका सर्वे कितना सही है। क्योंकि कर्नाटक जैसे राज्य में अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आप कोई गेन नहीं करने जा रहे हैं, कोई स्कोर ओवर नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, शायद उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या कोई ऐसे राज्य में, मध्य प्रदेश में, या जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, वहां शायद ये बात थोड़ी बहुत लोगों को अपील कर जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री को लेके उनके बारे में जो एक बहुत सारी चीजें हैं कि वो आधुनिक हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं, और राष्ट्रवाद के मामले पे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, वो चीन से लड़ रहे हैं, तो शायद कहीं कहीं अपील कर जाती। लेकिन कर्नाटक में जब आप जाते हैं तो आपको वहां की तासीर के बारे में ठीक से पता नहीं है। क्योंकि दुर्भाग्य से दक्षिण भारत की जो राजनीति, दक्षिण भारत की जो मानसिकता है, वहां के लोगों का जो स्तर है, उससे बहुत सारे लोग जो है वो वाकिफ नहीं हो पाते, या इसलिए वहां पर उत्तर भारत की राजनीति इसीलिए वहां बहुत ज्यादा नहीं चल पाती। तो खैर, ये जो है इस 7, 8, 10 दिनों में, 15 दिनों में स्थितियां और बदली हैं, और ये बात सही है। अब आप देखिए कि वासु ने ये कहा कि जितने बार भी प्रधानमंत्री मोदी आएंगे कर्नाटक में, वो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान ही करेंगे। अगर हम इसी एक सिंगुलर केस को ले लें तो आप देखिए कि उनकी इस गाली वाला जो प्रकरण है वो कैसे पूरे देश में जो है वो उसका बड़ा निगेटिव इंपैक्ट हुआ है, कि कैसे इस आदमी के पास इतना समय है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमको थोड़ा सा पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि भारत में एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भी है, राष्ट्रीय जो है एक सांख्यिकी विभाग भी है। हम लोग अक्सर सोचते थे कि भाई इन लोगों के पास कोई काम नहीं है, इनके पास कोरोना से मरने वालों की फिगर नहीं है, बेरोजगार कितने हैं देश में इसकी संख्या नहीं है, तो कितने लोग जो है वो सड़क पर चलते कोरोना के दौरान मजदूर खत्म हो गए उसके आंकड़े नहीं है। लेकिन अब जिस हिसाब से एकदम सटीक संख्या दी है, एकदम सटीक, इतनी सटीक तो हम लोग पत्रकारिता में भी इस्तेमाल नहीं करते। हम अक्सर कहते हैं कि एक हादसा हुआ जिसमें लगभग 3 लोग मारे गए या लगभग 10 लोग मारे गए, या हम लगभग करीब तकरीबन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए इसने बहुत सटीक संख्या बताई है, 91, 90 से अधिक नहीं कहा, लगभग 100 नहीं कहा, 91 कहा।
और मुझे लगता है कि इसकी और फर्दर स्कैनिंग करें, जैसे डाटा एनालिस्ट करते हैं, तो वो और बता सकते हैं कि ये गालियां जो है कितनी गालियां किस तरह की थी, कितनी गालियां किस विषय पर थी, कितनी गालियां और क्या की गई। लेकिन ठीक है, अब हमें सांख्यिकी विभाग का बहुत ज्यादा काम नहीं बढ़ाना चाहिए और ये लोगों को भी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए कि वो 91 गालियां कौन कौन सी थी उसको वो देख ले। तो कर्नाटक में इस तरीके की अगर बात करते हैं तो मुझे एक बात और लगती है कि नुकसान तो होगा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को सच्चाई बताने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है, उन तक ये बात नहीं पहुंच रही है, ऐसा मुझे लगता है। लोग जो है या तो जानबूझकर उनके करीबी लोग कह रहे हैं कि ठीक है, इनको इस तरीके की हरकतें करने दीजिए ताकि अगले बार किसी और का नंबर लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास उनके अपने जो विश्वस्त लोग होते हैं, नजदीकी लोग होते हैं, उनका एक जिसको हम कोटरी भी करते हैं कई बार, लेकिन कई बार वो अच्छा काम भी करते हैं। तो वो तो कम से कम बताएं कि आप इस तरीके की बातें करते हैं तो किस प्रकार से आपकी छवि को नुकसान हो रहा है। और ये बात वो ऐसी परिस्थिति में कह रहे हैं कि जब आपका आईटी सेल लगातार कमजोर पड़ रहा है, आपका आईटी सेल एक समय जो आक्रामक तरीके से जो व्हाट्सएप में और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डॉक्टर यानी काट छाट किए हुए यूट्यूब चला देता था, अभी वो नहीं चल रहा है। और अगर चलता भी है तो घंटे 2 घंटे में ही उसकी काट आ जाती है, क्योंकि उसके विपरीत कांग्रेस का जो अपना जो प्रचार तंत्र है वो बड़ा मजबूत हुआ है, बड़ा सक्रिय हुआ है, बड़ा सकारात्मक हुआ है। अब वो ताकत लेके खड़ा हो गया। उसके बहुत सारे लोग हैं जिसमें हम बहुत सारे उनके प्रवक्ता जो हैं अब वो एक हाउसहोल्ड नेम बन गए हैं, लोग उनको जानने लगे हैं और कहने, जिस प्रकार से कभी रविशंकर प्रसाद या पात्रा साहब थे, अब उसके मुकाबले उनको हटाकर कांग्रेस की एक पूरी की पूरी टीम जो है वो बड़े जबरदस्त ढंग से उन्होंने काम किया। और भारत जोड़ो यात्रा ने जो बहुत सारे जो गेन दिए हैं, जो फायदा पहुंचाया कांग्रेस को जो सबसे बड़ा फायदा यह पहुंचाया है कि झूठ के खिलाफ एक तथ्यात्मक तरीके से उसकी काट को तैयार करने वाली एक पूरी की पूरी टीम तैयार हो गई है। कर्नाटक में भी इस समय उनके बहुत सारे प्रवक्ता अलग अलग जिलों में बैठ के काम कर रहे हैं, आप देखिए, और वहां की बातों को सामने ला रहे हैं। तीसरी चीज, एक और जो बात मुझे लग रही है कि पहले मोदी जो थे वो अकेले थे और मोदी के खिलाफ अब कम से कम 3 तो बहुत बड़ी फोर्स कांग्रेस में तैयार हो गई है। राहुल गांधी तो थे ही थे, अब प्रियंका भी है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इन 3 लोगों से मुकाबला करना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए अब उनको मुद्दों से हटकर इन सब तमाम चीजों पे आना पड़ रहा है कि मुझे 91 बार गालियां दी, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, वगैरह वगैरह, जो अनर्गल बातें हैं जिसका इस राजनीति से, इस आज के समय से कोई लेना देना नहीं है। तमाम अप्रासंगिक बातें करके वो किसी तरीके से वापस उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी ये भी है, वो ये जानते हैं कि कर्नाटक के चुनाव में जो कुछ होगा, हार बिल्कुल सामने दिख रही है, तो इसका ठीकरा जो है उन्हीं पर फोड़ा जाएगा। अब सब लोग हट गए हैं उनके पास से, उन लोगों ने सोच लिया है, चाहे वो सायास हो चाहे अनायास हो, कि अब आप मोदी जी अकेले हैं, आप कर्नाटक के चुनाव में जाइए, हार होती तो ठीक, आप जीत जाएंगे तो हम आपकी जय जयकार करने के लिए आ ही जाएंगे। तो अब मोदी जी के सामने ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए ये जो मामला है अब ये राष्ट्रीय स्तर को इसलिए टच करने लग गया है क्योंकि इसका जो असर है, चेन रिएक्शन जो है अन्य राज्यों की होगी। एक और महत्वपूर्ण घटना की मैं आपका ध्यान दिलाता हूं जिसका संबंध मेरे अपने राज्य से है। नंद कुमार साय जो है वो आदिवासी नेता हैं ही, वो केवल लेकिन राज्य के नेता नहीं रहे हैं, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 3 साल वो अध्यक्ष रहे हैं। उनका असर जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और बहुत सारे राज्यों में है, जहां जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं वहां पे उन्होंने काम किया है। अच्छा, वो नेता कोई ऐसे भी नहीं रहे कि कोई वो अपनी योग्यता के बल पे है। आज से बहुत साल पहले उन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये लोग ध्यान रख लें कि वो पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने एमए किया, नायब तहसीलदार की बाकायदा नौकरी की उन्होंने, अच्छे पढ़े लिखे हैं, धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं, उनको तमाम विषयों की बहुत अच्छी जानकारी है। वो जब छोड़ के आए हैं तो निश्चित रूप से इसका असर जो है और बहुत जगह होगा। हमारे यहाँ तो 2 क्षेत्र है मूल रूप से, एक सरगुजा का क्षेत्र है जहां पर 14 सीटें हैं आदिवासी विधायकों की, जिसमें से 13 पहले से कांग्रेस के पास है। बस्तर में 12 सीटें हैं, 12 में 11 सीटें कांग्रेस के पास है, तो यहां तो मजबूत है ही। मुझे अब ऐसा लगता है कि नंद कुमार साय जी का इस्तेमाल जो है कांग्रेस जो है अन्य राज्यों में करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ये जो गैप है जिसको हम पहले से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले चुनाव 2024 में किस तरीके से कांग्रेस बढ़त करेगी, बाकी विपक्षी दल बढ़त करेंगे, तो इसमें और इजाफा जो है वो सारी फोर्सेस करने जा रही हैं
राजीव जी, इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव जो है वो राष्ट्रीय क्षितिज को स्पर्श कर रहा है। इसका असर वहां भी हमें देखने को मिलेगा और अब लोग इस चीज को समझने लग गए हैं। जीतने वाली कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है और हार की संभावना वाली भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि इसका असर जो है वो 2024 के चुनाव में होगा। जी जी बिल्कुल, 2024 वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कर्नाटक का चुनाव जो है वो 2024 की तैयारियों का चुनाव है, क्या 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है उसका एक छोटा सा पैगाम है या कुछ और है। क्या यहां से बीजेपी का पहिया जो है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया है, यही सब बात इस चर्चा के दौरान समझने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो मोदी जी को चुनौती दी है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो मोदी जी को चैलेंज दिया है, क्या उसको मोदी जी स्वीकार करेंगे। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि दोनों ने, राहुल और प्रियंका दोनों ने खुलकर हमला किया है। कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रधानमंत्री के बनाए हुए पिच पर खेलने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री भागे भागे फिर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा इसका विश्लेषण चाहूंगा एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, कि क्या कारण है। पहली दफा देख रहे हैं हम कि डिफेंसिव मोड में प्रधानमंत्री और ऑफेंसिव मोड में कांग्रेस पार्टी। क्या भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ दे दिया है कांग्रेस को, या कुछ और है? क्या नए जो अध्यक्ष हैं वो हैं, क्या कुछ किस ढंग से आप देखते हैं कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक? देखिए राजीव जी, जो दीपक जी ने कहा बिल्कुल सही बात कही। वास्तविकता में बीजेपी के बड़े नेताओं ने, आरएसएस ने और काफी लोगों ने मोदी जी का हाथ छोड़ दिया है। मोदी जी अकेले पड़ गए और मोदी जी की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उसका कारण यही है। अच्छा राजीव जी, ये कल्पना कीजिए, याद कीजिए, इतिहास में कभी आपने सुना ये महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? कभी उन्होंने अपने जीवन में शिकायत की कि मुझे ट्रेन से फेंक दिया गया था? गांधी जी इतने साल जेल में रहे, कभी उन्होंने शिकायत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने साल जेल में रहे, शिकायत की? सरदार भगत सिंह जो हमारे आदर्श हैं, क्या उनके किसी परिवार के आदमी ने कहा कि हमारे बच्चे को फांसी पे टांग दिया गया? पंडित चंद्रशेखर आजाद के घर वालों ने कहा क्या कि उन्हें आत्महत्या करने पे अंग्रेजों ने मजबूर कर दिया? अरे इस देश के लिए लोगों ने प्राण न्यौछावर किए हैं, फांसी पे लटके हैं, गोली खाई है, डंडे खाए। मैं केवल गांधी परिवार की बात नहीं कर रहा, हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गाली नहीं खा सकते? अरे गाली और प्यार तो ये जीवन का अभिन्न अंग है। और देखिए वास्तविकता में राजीव जी, हमने तो बचपन में सुना है, जिसको जितनी ज्यादा गाली पड़ती है इसका माने उसका कद ऊपर उठ गया है। जो आदमी नगण्य है, जिसको कोई पूछता नहीं, उसको ना कोई गाली देता है ना उसकी कोई प्रशंसा करता है। तो मेरे आपके कार्यक्रम में जो कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं, अगर 98% लोग हम लोगों की बड़ाई करते हैं तो 2% के लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं, अच्छा लगता है। बल्कि मुझे वो ज्यादा अच्छे लोग लगते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। कम से कम हमें मार्गदर्शन मिलता है कि अगली डिबेट में हमको कैसे पार्टिसिपेट करना है और जनता की भावना क्या है। तो वास्तविकता में ऐसा मैंने कमजोर प्रधानमंत्री क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई नेता नहीं देखा जो रोता रहे, सावरकर ने ये किया, सावरकर। अरे अगर सावरकर वीर थे और उन्होंने वहां पे तपस्या की और सब कुछ किया, तो उन्होंने कम से कम काला पानी में तपस्या तो की। मोदी जी आपने क्या किया? आपने देश के लिए कितना त्याग किया? आपके परिवार वालों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में क्या किया? आपके खानदान वाले 500 साल 400 साल पहले मुगलों के खिलाफ कुछ किया क्या? कभी डंडा पड़ा क्या आप लोगों को? कभी आप जेल गए क्या? कभी कहते हैं बांग्लादेश के अंदर जब युद्ध हुआ तो मैंने उसका विरोध किया था। अरे विरोध करने में तो उस समय लोग जेल जा रहे थे, बड़े बड़े लोगों के इतिहास हैं। आपकी कोई जेल की हिस्ट्री है क्या? कभी डंडा पड़ा क्या आपको? कभी पुलिस वालों ने चाय बेचते समय आपको पीटा क्या? कभी आपके परिवार में जब पत्नी को आपने त्यागा तो उनके परिवार वाले, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया क्या? अरे ये तो जीवन में चलता रहता है, जीवन का चक्र है। प्यार भी मिलता है, दुत्कार भी मिलती है, गाली भी मिलती है, प्यार भी मिलता है। और आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको दोनों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए वास्तविकता में कर्नाटका के चुनाव में एक चीज राजीव जी को क्लियर हो गई है, मोदी जी को लोगों ने अकेला छोड़ दिया। और आप ये देखिएगा, मैं पुनः अपनी बात को बिल्कुल रेखांकित करता हूं, अगले 1 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता
जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, वो बीजेपी को छोड़ेंगे। उसकी शुरुआत हो गई है और ऐसे ऐसे लोग छोड़ेंगे। उसको देखकर हो सकता है ये गालियां जो 91 वो कह रहे हैं, 91 तो उन्होंने दी हैं, बीजेपी वाले रोज 100 दे रहे हैं और उनकी संख्या तो 20-25 हजार हो गई होगी, क्योंकि मोदी जी की वजह से जो अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बीजेपी का एक निर्माण किया था, उसका नाश कर दिया है पिछले 9 साल के अंदर इस सरकार ने। बिल्कुल तानाशाही की सरकार, गरीबों की न सुनने वाली, किसानों को न सुनने वाली, बेटियों को न सुनने वाली, किसी को न सुनने वाली, केवल अडानी, अंबानी और किरण भाई पटेल और ऐसे आपके मेहुल चोकसी और ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे लोगों को सोचने वाले, पूरी की देश की संपदा उनको सौंपने वाले, इस प्रकार की सरकार, इन्होंने जो पूरी तपस्या की थी बीजेपी को बनाने में, आरएसएस को बनाने में, लोगों को उसको ध्वस्त कर दिया है, खत्म कर दिया। ज्यादा गालियां वहां से पड़ रही जी, गालियां पड़ कहां से रही हैं और कितनी गालियां अपने दे रहे हैं, कितनी पड़ाए? 20-25 हजार गालियां प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं अपनों ने ही दी होंगी। ये तो 91 जो हैं वो परायों की बात है। खैर, एक तरफ प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि हमको जितनी गालियां पड़ी हैं, हमारे परिवार को जितनी गालियां पड़ी हैं, उसकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो किताब पे किताब लिखी जाएंगी। चलिए, गालियों की बात से इतर हम देश की बात कर रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री को अकेला छोड़ दिया गया है। अगर ऐसा है कि प्रधानमंत्री अब अकेले हो गए हैं, तो गुजरात के लोग तो कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री का यहाँ आना भी पसंद नहीं है। वहाँ के सर्वे में ऐसी बातें आ रही हैं। तो क्या माफ करें, कर्नाटक में कह रहे हैं कि गुजरात से आए हुए 2 लोग, 2 गुजराती कहे जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री और अमित शाह, इनको लोग वहां पसंद नहीं करते कर्नाटक में। आखिर क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री का ग्राफ इतना गिर गया है? क्या प्रधानमंत्री की जो तूती बोलती थी 2014, 2019 अलग अलग चुनावों में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, हर तरफ कहीं एक साइड चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जाकर किसी हाईवे का या पुल का उद्घाटन करके वहां भी भाषण देते थे और लगता था लोगों को कि नहीं, यहां प्रधानमंत्री अगर भाषण दे देंगे तो बगल में जो नगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है उसमें हमारी पार्टी यानी बीजेपी जीत जाएगी। क्या अब ऐसा होगा? ऐसा हो रहा है? सवाल तो है, बहुत सारे सवाल हैं। जरा इन सवालों पर फिर से चर्चा के लिए आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, आदिवासी नेता की भी बात हो रही है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हैं नंद कुमार साय, लेकिन वहां से लेकर के एक बड़ा एरिया है, न सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना है, झारखंड है, बहुत सारा एरिया अगर पूर्वोत्तर के देखें वो हैं आदिवासियों का। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति का अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कांग्रेस ज्वाइन करता है तो बहुत बड़ी। और इसके साथ ये जोड़ दें जो यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि अगले 1 महीने में कई बड़े नेताओं का विकेट गिरने वाला है बीजेपी में, जो हम देख रहे हैं कर्नाटक में गिर चुका, एक बड़ा नेता यहाँ से चला गया। ऐसा ही हो सकता है कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मध्य प्रदेश से दे दें, तो ये सब कुछ होगा। ऐसे में क्या कुछ आप देख रहे हैं देश की राजनीति किस दिशा में, और वहाँ पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डाउन हो रहे हैं? क्या अब यहाँ से एक चुनौती बीजेपी के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें विपक्षी एकता की तो अभी बात ही नहीं हो रही है? नीतीश कुमार अभी फ्रेम में नहीं है, हमारे फ्रेम में अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी राजीव जी, डेफिनेटली। और जब कोई इस तरह से लीडर बनता है, और खास करके अगर मोदी जी की हम बात करें तो वो डिजिटल दुनिया के द्वारा, आभासी दुनिया के जरिए उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, कारपोरेट मीडिया ने उनका जिस तरह से प्रचार किया, तो वो जो छवि बनी थी, लेकिन डिलीवरी उन्होंने कुछ नहीं की। और यही कारण है कि आज उनको जन सामान्य भी गंभीरता से नहीं लेता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गालियां देता है, क्या देता है। अब मोदी जी ने जो लिस्ट बनाई है, किसी ने अभी सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी इतने समय से पूछ रहे हैं कि 25,000 करोड़ कहां से आया। अरे साहब, वही बता देते, आपने गालियों की तो गिनती कर ली। जो अडानी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो कहा उसका ही जवाब दे देते। अगर आप इतना ही कैलकुलेटिव हो रहे हैं तो ये सवाल भी तो थे, इनको भी थोड़ा गिन लेते, इन पे भी थोड़ा रिसर्च करवा लेते तो वो बेहतर होता, उससे देश का भला होता। और प्रियंका गांधी ने जो कहा
कि आपके पास वो लिस्ट नहीं है कि इस देश का दुख दर्द क्या है। आप मन की बात तो करते हो लेकिन कभी जन की बात नहीं करते। इस देश की जनता की समस्याएं क्या है। और हम सब जो सब्जी लेने जाते होंगे, राशन लेने जाते होंगे, ईमानदारी से अगर पूछिए तो कहां है महंगाई। आज मैं एक पॉलीथीन में 3 चीजें पाव पाव भर 75 रुपए की लेके आए। मतलब आश्चर्य होता है कि हम कहां पहुंच गए हैं। इतनी सी पॉलीथीन में 75 रुपए की सब्जी है आपकी। तो और मेरी तो हैसियत चलिए मैं तो खा लूंगा, लेकिन वो गरीब आदमी क्या करेगा जो दिन भर रिक्शा चला रहा है, जो मजदूरी कर रहा है और मजदूरी मिल नहीं रही है। वो किसान क्या करेगा जिसकी फसल चौपट हो गई राजीव जी उत्तर प्रदेश में, वो क्या करेगा, उसका कितना नुकसान हुआ। मोदी जी क्या उसकी गिनती करेंगे? नहीं करेंगे। वो गालियों की उनको चिंता है। ये बात बिल्कुल ठीक कही प्रोफेसर साहब ने कि अभी बहुत सारे लोग छोड़ेंगे। छोड़ने वालों की लिस्ट तो मेरे पास नहीं है। मोदी जी तो लिस्ट बाकायदा दे रहे गालियों की, लेकिन आप देखिएगा स्वर किसका बदलता है। नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा राजे जी, शिवराज सिंह चौहान जी, इनका आप कर्नाटक चुनाव के बाद इनका स्वर आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। तो मोदी जी जिस बात को समझ रहे हैं, अब हो सकता है कि उनके रोने में वो भावुकता और वो नाटकीयता ना हो, असल में कुछ अंदर का जो है वो पिघल रहा हो। आने वाले वक्त में क्या होगा। और कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने क्या पाया है वो कर्नाटक के चुनाव में देखेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से आते हैं, वो कर्नाटक के चुनाव में आएगा और वहां से दोनों लोगों का कद बढ़ने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक चुनाव के बाद उनका कद और तेजी से बढ़ेगा। और राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो प्राप्त किया है वो भी सामने देखें। कर्नाटक वो राज्य नहीं है कि जहां पे कोई आज या मोदी जी के आने से बीजेपी मजबूत हो गई। 2004 से लेकर के और अब तक भारतीय जनता पार्टी का खास करके लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी से अच्छा प्रदर्शन रहा है लोकसभा में कर्नाटक में। और आने वाले वक्त में जो चीजें होते हुए दिखेंगी आपको, क्योंकि ये जो चुनाव विधानसभा का भर का नहीं है, ये उसका संकेत है कि 2024 में और खास करके दक्षिण में क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि राहुल गांधी दक्षिण भारत के तो रजनीकांत हो गए। वो जिस तरह की उनकी लोकप्रियता है, जिस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा में ही नहीं, कुछ लोगों ने उस समय चलाया कि अरे वो दक्षिण भारत है, लोग राहुल गांधी को देखने आ रहे हैं। लेकिन अब तो चुनाव के मैदान में है राहुल गांधी, और वहां अगर लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी को सुन रहे हैं, तो वो उनके भीतर जो बदलाव की जो चेतना है, जो बदलाव की जो भावना है, वो भी कनेक्ट हो रही है राहुल गांधी के उस पूरे प्रदर्शन में, राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दूसरा, जो आपने नंद कुमार साहू की बात की, मुझे लगता है कि बेहतरीन ये कदम है। और मैं तो थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए चुनाव को समझता हूं। 7.5% से ज्यादा पूरे भारत में आदिवासी मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला जब मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया, और राष्ट्रपति बनाने के बाद उन्होंने पूरे आदिवासी इलाकों में सेलिब्रेट कराया कि देखिए साहब, हमने आदिवासी को एक राष्ट्रपति बनाया। और निश्चित रूप से इस देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मुकाम है, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन वो राष्ट्रपति जिसके विजिटर्स की भी लिस्ट पीएमओ से तय होती हो, ये आरोप सतपाल मलिक ने लगाया। तो इसमें आदिवासियों का अपमान है कि सम्मान है? जाहिर तौर पर आप पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान कर रहे हैं। आप उनको क्या उस लायक नहीं समझते कि वो राष्ट्रपति अपने विजिटर्स की भी लिस्ट तय कर सके? इसलिए जो नंद कुमार साहू का आना है, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी के उस दाव को काउंटर करेगा। और वो जो मंसूबा अभी बीजेपी का रहा होगा ना कि 7.5% उस वोटर्स में से हम 5-6% लेकर के जाएंगे, इससे मुझे लगता है कि तगड़ा झटका लगेगा
और आने वाले वक्त में आप ये भी देखेंगे कि इस तरह के कई और लीडर्स, और अगर उसमें से कुछ आदिवासी समुदाय के और लीडर्स आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का किला यहां दरकेगा। हाँ, एक मजबूत किला उनके पास नॉर्थ ईस्ट का है, लेकिन और नॉर्थ ईस्ट में संख्या उतनी नहीं है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी अपने साम्राज्य को बचा सके। मैं साम्राज्य ही कह रहा हूं। और उसने इस चुनाव ने या नरेंद्र मोदी के पूरे प्रदर्शन ने सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं किया है, भारतीय जनता जितना बड़ा नुकसान, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया कि नरेंद्र मोदी का मतलब राष्ट्र, नरेंद्र मोदी का मतलब बीजेपी, नरेंद्र मोदी का मतलब सरकार। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का कल्ट ध्वस्त होता है, वैसे ही ये जो बीजेपी है, जो आरएसएस है, उसका भी ग्राफ बहुत तेजी से गिरेगा और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब होगा। और मुझे लगता है कि ये वहां मंथन चल रहा होगा। नितिन गडकरी यूं ही नहीं कभी कभी बीच में बातें कह देते हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है, एक वो व्यक्ति जो मल्लिकार्जुन खड़गे, और मैं तो उनको गाली भी नहीं मानता, अगर उन्होंने कह दिया, निकल गया उनके जवान से कि जहरीला सांप, माफी मांगी उन्होंने उसके लिए, यह मुझे लगता है कि इस देश में वही व्यक्ति और वही विचारधारा कर सकती है जिसने इस देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ी हो, वही संसदीय मर्यादा को समझती है। और इससे मल्लिकार्जुन खड़गे का कद बड़ा होता है, इससे कद छोटा नहीं होता है। लेकिन यहां तो गोली मारो और न जाने क्या क्या कहा था, 55 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। अरे शर्म आती है कभी कभी तो हम लोगों को कि हम ऐसे प्रधानमंत्री को लेकर के बैठे, जिसकी भाषा इतनी बेहूदगी हो, उसको क्या कहेंगे। और जो भी गलती, कभी कोई जबान फिसलती है, और अगर वो उसको स्वीकार करता है तो मैं समझता हूं कि उस व्यक्ति का बड़प्पन है। और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता साबित हुए हैं, मोदी के सामने बड़ा व्यक्तित्व तो साबित हुए हैं, भले ही उनकी जबान फिसल गई। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें, जुबान फिसलना और गालियां खाना, राजनीति में ये सब कुछ जायज है और संभव है। लेकिन इससे इतर क्या सिंपैथी वोट के आधार पर चुनाव बार बार जीता जा सकता है? कहा जाता है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्या अब वो हांडी जो है कई बार चढ़ाने के बाद अब वो जलने के कगार पे है? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी किस रूप में इसको देखते हैं? क्या लगता है, अगर अभी रिजल्ट सामने नहीं है, अगर भाजपा कर्नाटक का चुनाव हार जाती है, जो सर्वे कह रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं, जो वहाँ के लोग, कार्यकर्ता, बाकी जो काम कर रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो एक जो प्रधानमंत्री के पास सबसे बड़ी, अगर वो कहे तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा हमेशा, वो था सिंपैथी वोट, सहानुभूति वोट गेन करने का, वो भी खत्म। फिर इसके बाद क्या? कुछ तो बचेगा नहीं। राजीव जी, 2 करोड़ रोजगार और ऐसे बहुत सारे सवाल पीछा करेंगे। उनके पीछे अभी भी कई सारे सवाल हैं, आते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा गालियों की बात हो रही है, और ये गालियों वाला मुद्दा भी अगर नहीं चला, क्योंकि देख लीजिए लगातार गालियों की बात हो रही है, लगातार प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं और पहले भी कहते रहे हैं। और पता नहीं, मैं तो हमेशा इस बात को, पर्सनली मैं कह रहा हूँ, हमेशा इस बात को अपने अलग अलग विश्लेषणों में कहता रहा हूं कि ये मुद्दे नहीं बन सकते। किसी ने नीच कह दिया तो उसके कारण, किसी ने मौत का सौदागर कह दिया तो उसके कारण आप जीत गए, बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है, ये मेरा पर्सनल है, जरा आप लोगों से भी, आप दोनों महानुभाव, आपसे भी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और विजय शंकर सिंह जी, आपसे भी ये समझना चाहूंगा, क्या ऐसी बातें वोटर्स को लुभाने के लिए और वहां जाके कमल का फूल उसके बटन को दबाने के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाती हैं? क्या ये सिंपैथी वोट जो है, जो कहें तो ये जो रोना, वो सिंपैथी वोट में तब्दील हो पाता है? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजू जी, मैं अपनी बात जरा व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो चर्चित बयान है, उसमें उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी जुबान में जहर। तो मैं खड़गे जी की बात का समर्थन करता हूं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप की तरह उनका कोई स्कैंडल नहीं बना,
है ना, उनके चरित्र को लेकर कभी कोई इस तरह की बातें सार्वजनिक नहीं हुई, न उन्हें कभी माफी मांगनी पड़ी। बहुत सच्चरित्र व्यक्ति हैं, इसमें दो मत नहीं, अच्छे आदमी। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया, ये बहुत चिंता की बात। नाजी नेता जिसने पूरी दुनिया में बदनाम है, बहुत जेंटलमैन आदमी था, बहुत अच्छा पेंटर था, गायक था, शाकाहारी था, मांस मछली मदिरा नहीं खाता था, अच्छा वाद्य यंत्र बजाता था, बहुत अच्छा आदमी था। लेकिन गोएबल्स जैसे लोगों को उसने पाल रखा था और उसकी विचारधारा ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। अब हमारे देश के एक नंबर 2 नेता वो जाते हैं कर्नाटक और अपने बयान में कहते हैं केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर्नाटक को सुरक्षित रख सकती है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर्नाटक को सुरक्षित रख सकती है और पास में केरल है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो क्या कर्नाटक पे कोई संकट है? क्या केरल में कोई संकट है? क्या कर्नाटक और केरल भारत से अलग होने वाले हैं? इस बात का मतलब क्या है? और जब इस मामले पर केरल के सीपीआई सांसद जॉन ब्रिट्स ने एक आर्टिकल लिखा अखबार में, तो बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्यसभा के माननीय सभापति से की कि राज्यसभा के सांसद जॉन ब्रिट्स ने ऐसा लेख लिखा है और हमें इस पर आपत्ति। और माननीय सभापति जी ने जॉन ब्रिट्स को बातचीत के लिए बुलाया और उन्होंने कहा कि मैंने क्या गलत कहा। इसके जवाब में माननीय सभापति ने उन्हें कहा कि आप अपना जवाब लिख कर दीजिए। आजादी का यह हर्ष होगा कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर गृह मंत्री के किसी बयान पर कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत। और माननीय गृह मंत्री ने क्या कहा था, कर्नाटक, मेरा तो यह मानना है कि ओवैसी जी भी अगर प्रधानमंत्री बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए तो हमारा संविधान इतना मजबूत है कि कोई भी नेता बन जाए, ओवैसी जी क्या कोई भी बन जाए, हिंदुओं पर कोई आंच नहीं आने वाली, जैनियों पर कोई आंच नहीं आने वाली, सिखों पर कोई आंच नहीं आने वाली। हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है, यहाँ के लोग इतने मजबूत हैं, हमारी संसदीय मर्यादा मजबूत है, कोई एक व्यक्ति इस देश का नुकसान नहीं कर सकता। तो ऐसी बातें अगर माननीय गृह मंत्री कहते हैं तो ये बहुत आपत्तिजनक और ये बड़ा मुझे गंभीर लगा मामला। और माननीय सभापति उपराष्ट्रपति जी ने इस पर आपत्ति की, उन्होंने उसे गंभीरता से लिया क्योंकि बीजेपी के केरल और कर्नाटक इकाई ने उस पर शिकायत की। तो क्या हम कहां जा रहे हैं? हमारे संसद के, हमारे लोकतंत्र के जो आला अधिकारी हैं, जिनके हाथों में लोकतंत्र है, वे किस कदर सत्ता के लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बात मुझे लगी। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं ये कि अभी हाल का जो सर्वे आया है एक बड़े चैनल द्वारा, उस न्यूज चैनल का के सर्वे बताता है कि बीजेपी को इस बार कम सीटें आने वाली है, कम वोट प्रतिशत मिलने वाला है और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिलने वाला है। 2013 में कांग्रेस को 36% वोट मिले थे और 2018 में 38% वोट मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस के वोट 40% से ज्यादा होने वाले। मतलब ये 40 का आंकड़ा क्या है कि कर्नाटक में बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये बड़ी गंभीर बात है। राजीव जी जी 40 का आंकड़ा। आना चाहता हूं विजय शंकर जी आपके पास भी सवाल वही जिसका विश्लेषण अभी कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। विक्टिम कार्ड का लाभ मिलता है, लेकिन तब मिलता है जब आपने अपने वादे पूरे किए हो, आपने कुछ काम किया हो, काम के कारण आपकी आलोचना हुई हो, आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से जनता का तो लाभ हुआ हो लेकिन कुछ वर्गों का नुकसान हुआ हो, इसकी आलोचना की हो, तो आपको इसका लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ दोनों बार विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। नोटबंदी से लेकर आज तक उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे नीच कहा, उसने मुझे ये कहा, आज 91 गाली की आ गई, तमाम ट्रोलिंग की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों से लाभ नहीं मिलता है, बल्कि इन सब चीज़ों से आदमी झुंझलाता है और सुनने वाला उकताता है कि आप हमसे वोट मांगने आए हैं, ये अपनी दुविधा सुनाने आए।
10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं और आप 91 गाली की बात हमसे कर रहे हैं। अरे भाई, अगर गालियां दी गई है तो जिसके गालियां दी है और वो गालियां आप उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं करिए। आप हमें ये बताइए कि पिछले 5 साल में जब से आपकी सरकार है आपने हमें क्या दिया, उसके पहले आपने हमें क्या दिया, आप आगे क्या देंगे। तो ऐसी स्थिति में जनता को उनकी गालियों से बहुत सरोकार नहीं है और निश्चित रूप से इन गालियों का बहुत मजाक उड़ रहा है, सोशल मीडिया पर भी उड़ रहा है और बीजेपी के अंदरूनी सोर्सेस में भी मुझे जो कुछ पत्रकार मित्रों के द्वारा पता चल रहा है कि वो लोग तो इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सीधी सी बात यह है, मैं एक ही शब्द में एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जो अपनी छवि बनाई थी लार्जर देन लाइफ, कि वो भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं और उन्हीं को देख के आप वोट दीजिए, बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है, न नड्डा जी को, न किसी को, न किसी को। वो कमल के पर्याय बन गए, वो भारतीय जनता पार्टी के पर्याय बन गए। मोदी हैं तो मुमकिन है। ये सब सारी चीजें जिस उद्देश्य से फैलाई गई, आज वही चीजें उनके खिलाफ घूम घूम के आ रही हैं। और बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी की एनालिसिस बहुत सही है कि स्थिति यह होगी कि यदि कल ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनकी पार्टी की बहुत बुरी दुर्गत होने वाली है। उसके 2 कारण हैं। एक तो जिन एजेंसियों का इन्होंने दुरुपयोग किया है और कर रहे हैं, इन्हीं एजेंसियों का दुरुपयोग कोई भी शासक आके इसी पैटर्न पे चल के कर सकता है, तो इसका खमियाजा भी इसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों को भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, तब इनकी कोई पूछ नहीं रहेगी। तो मुझे अखिल स्वामी जी की जो सूचना है, मुझे उस पर भी कोई संदेह नहीं है कि इलेक्शन जब नजदीक आता है, खासकर जो बड़ा इलेक्शन है लोकसभा का इलेक्शन, तब लोग जरूर निकलना शुरू करते हैं। 77 के इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था तो कांग्रेस से इंदिरा गांधी के अत्यंत विश्वसनीय लोग भी निकले थे और ऐसे लोग निकले थे, उनके निकलने पर इंदिरा जी को कहना पड़ा था कि जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। हम लोग उसमें पढ़ते थे बहुत ज्यादा, उस समय अखबार ही माध्यम हुआ करता था, अखबार और रेडियो, तो स्टूडेंट थे तो उस समय सब चीजें थोड़ी जानकारी है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी सिंपैथी का कोई वेग होगा। जनता अब काम चाहती है, उसे अपना हित देखना है और उसे इनकी वादा सुनना है। सिंपैथी का वेग तब होता जब इन्होंने काम किया होता और तब इनकी आलोचना होती। तो इन्होंने तो काम किया ही नहीं है, तो फिर आलोचना किस बात की? आलोचना इसी बात की कि पूछा ही जाएगा आपने किया क्या। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी सिंपैथी का कुछ बहुत कुछ पढ़ने वाला है। जी बिल्कुल, लोग तो यही कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तो चुनाव का वक्त है, शेरो शायरी और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो वादे किए, क्या उसे 5 साल बाद जब वोटर्स के पास फिर से जाते हैं तो पूरा करके जा रहे हैं या अधूरा छोड़ के जा रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि वो भूल जाओ क्योंकि जुमला था। बहुत सारे सवाल पीछा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि सबसे बड़े एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के वही है और लगातार पिछले 10 साल से बीजेपी उन्हीं के नाम पर छोटे बड़े जितने भी चुनाव हैं वो चुनाव लड़ रही है। क्या अब मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है? क्या अब मोदी जी थक गए हैं? ये भी सवाल है। इन सब सारे सवालों का जवाब कल से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे जब कर्नाटक में हम जनता के बीच होंगे। लेकिन शाम 7 बजे हमेशा की तरह न्यूज़ पॉइंट इसी तरह आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, विजय शंकर सिंह जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और हमारे तमाम साथी आप लोग जो बने हुए हैं। एक बहुत शानदार शेर हमारे साथी जावेद इकबाल